कहानी की शुरुआत एक बड़ी खबर से होती है। एक विशाल उल्कापिंड तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है और कभी भी धरती से टकरा सकता है। इस खबर से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और वही वैज्ञानिक इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। वही इसी बीच हम मैडी और जियाओ को देखते हैं, जो एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक खास ट्रिप का आयोजन किया है, इसलिए वे इस समय समुद्री यात्रा पर हैं। मैडी, जो हमेशा एक सीधी सादी जिंदगी जीता है, वह आज बहुत उत्साहित था क्योंकि उसने कई सालों बाद एक लॉटरी टिकट खरीदा और उन्हें पूरा यकीन है कि इस बार वे ज़रूर जीतेंगे। ट्रिप के दौरान सभी कर्मचारी इकट्ठा होते हैं और इसी बीच कंपनी के प्रेसिडेंट एक बड़ी खुशखबरी देते हैं। वे बताते हैं कि कंपनी के शेयर काफ़ी बढ़ गए हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों की सैलरी में 10% की बढ़ोतरी की जा रही है। यह सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन इस खुशी के माहौल में मैडी का उत्साह कुछ अलग ही है। असल में उन्होंने लॉटरी में 60 करोड़ रुपए जीत लिए हैं, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। वे खुशी से उछलने और नाचने लगते हैं। सभी लोग समझते हैं कि वह सैलरी बढ़ने की खुशी मना रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अब मैडी करोड़पति बन चुका है। लेकिन तभी अचानक समुद्र में एक भयंकर तूफान आ जाता है। एक विशाल लहर उनकी ओर तेजी से बढ़ रही होती है, जो अपने साथ एक बड़ा कार्गो शिप लेकर आ रही है। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं। लहर इतनी ताकतवर होती है कि उनकी नाव पानी के नीचे चली जाती है। पानी के अंदर उन्हें एक विशालकाय व्हेल मछली दिखाई देती है। यह खतरनाक नज़ारा देखकर सबके दिल दहल जाते हैं। लहरें उन्हें अपनी तेज़ रफ्तार से बहाकर एक अनजान दिशा में ले जाती हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वे खुद को एक बड़ी चट्टान पर पाते हैं। उनकी नाव पूरी तरह से टूट चुकी होती है और अब किसी काम की नहीं रही। मैडी को अचानक अपनी सबसे कीमती चीज़ लॉटरी टिकट की याद आती है। वह जल्दी से अपनी जेब टटोलता है और राहत की सांस लेता है कि टिकट सही सलामत है। लेकिन असली चुनौती अब उनके सामने ये थी कि अब इस सुनसान जगह पर जिंदा कैसे रहें और घर कैसे लौटें। चट्टान पर पहुंचने के बाद सभी लोग बेहद घबराए हुए थे। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, कुछ को उल्टियां हो रही थीं और भूख प्यास से हालत खराब थी। तभी मैडी को अचानक किसी जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल यह शीना की आवाज़ थी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। मैडी बिना एक पल गवाए उसकी मदद के लिए दौड़ता है। जंगल के अंदर जाकर उसे शीना दिखाई देती है, जिसका पैर एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। मैडी तुरंत हिम्मत जुटाकर पत्थर हटाने की कोशिश करता है और आखिरकार शीना को बाहर निकाल लेता है। इसी दौरान प्रोफेसर बिल, जो उनके साथ यात्रा पर थे, सभी को बताते हैं कि उन्होंने न्यूज़ में सुना था कि एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है। वह कहता है कि हो सकता है अब तक इसने काफ़ी तबाही मचा दी हो। हालांकि किसी को भी उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। इसी बीच मैडी, जो अपनी लॉटरी जीतने की खुशी में था, सबके सामने कहता है कि वह इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। वह मजाक करते हुए बोलता है, अभी तो अमीर बनने का असली मज़ा भी नहीं लिया यार, और वह जल्द से जल्द घर लौटना चाहता है। प्रोफेसर की बातों को नज़रअंदाज करते हुए मैडी कहता है कि उन्हें किसी भी तरह से इमरजेंसी सिग्नल भेजना होगा ताकि कोई उन्हें बचाने आ सके। लेकिन तभी आसमान में काले बादल घिरने लगते हैं और तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए सभी लोग पास के एक बड़े पत्थर के नीचे जाकर छिप जाते हैं। अगली सुबह रिक, जो इस समूह में सबसे साहसी और अनुभवी लगता है, सभी को जंगल की ओर ले जाता है। जंगल में उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है, जिसमें कुछ फल लटके हुए होते हैं। हालांकि किसी को भी पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। तभी रिक अपनी ताकत और हिम्मत दिखाते हुए पेड़ पर चढ़ता है और फलों को तोड़कर नीचे लाता है। ये फल उनकी भूख मिटाने के साथ साथ उन्हें थोड़ी ऊर्जा भी देते हैं। इसके बाद वे अपनी लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल करके समुद्र किनारे बड़े अक्षरों में SOS साइन बनाते हैं, ताकि अगर कोई जहाज़ पास से गुजरे तो वे मदद मांग सकें। वहीं कुछ लोग बस में मिले उपकरणों से एक रेडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी से संपर्क किया जा सके। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनमें से कोई भी पेशेवर इंजीनियर नहीं था। दूसरी ओर प्रेसिडेंट के कहने पर एक आदमी बस को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब बस में आग लग जाती है। गुस्से में प्रेसिडेंट चिल्लाता है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं एक नई शिप खरीद सकता हूँ।
लेकिन अब इस सुनसान आइलैंड पर पैसा किसी काम का नहीं था। इसी बीच रिक समूह को एक बड़ी गुफा में ले जाता है और उसे अस्थायी ठिकाने की तरह तैयार करता है। वह आग जलाकर गुफा को रहने लायक बनाता है और कहता है कि जब तक मदद नहीं आती वे यहीं रहेंगे। रिक की इस समझदारी को देखकर समूह के लोग उसे अपना लीडर मानने का फैसला कर लेते हैं। समूह के लोग मानते थे कि रिक के अनुभव और साहस के कारण ही वे अब तक जिंदा हैं। लेकिन धीरे धीरे रिक अपने नेतृत्व यानी लीडरशिप का फ़ायदा उठाने लगता है। वह सभी को 3 टीमों में बांट देता है। एक टीम खाना पकाएगी, दूसरी पानी लाएगी और तीसरी जंगल से खाने का सामान इकट्ठा करेगी। शुरुआत में यह व्यवस्था सभी को ठीक लगती है, लेकिन धीरे धीरे रिक के आदेश सख्त होते जाते हैं। वह किसी भी गलती पर सजा देने की धमकी देने लगता है। मैडी, जो हमेशा नियमों से बंधकर नहीं रहना चाहता, रिक के आदेशों को नज़रअंदाज करके अकेले जंगल में चला जाता है। यह देखकर रिक गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसे सबक सिखाने की ठान लेता है। रिक मैडी को पकड़कर पेड़ से उल्टा लटका देता है और बाकी समूह को चेतावनी देता है कि अगर किसी ने उसके नियम तोड़े तो उसे भी यही सज़ा मिलेगी। ज़ियाओ, जो अपने भाई की यह हालत देखकर परेशान हो जाता है, रात को चुपके से मैडी को पेड़ से उतारता है। अब दोनों भाई इस तानाशाही से तंग आ चुके थे। वे फैसला करते हैं कि अब इस जंगल से निकलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पहले से ही एक छोटी सी लकड़ी की नाव बना रखी थी और उन्होंने अगली सुबह इसे इस्तेमाल करके यहाँ से भागने की योजना बनाई थी। सुबह होते ही मैडी शीना से कहता है कि वो भी उनके साथ चले। शीना मना कर देती है और समझाने की कोशिश करती है कि इतनी छोटी नाव में समुद्र पार करना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि बेहद खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन मैडी अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाता और कहता है कि उसने यह लॉटरी टिकट सिर्फ उसके लिए खरीदी थी ताकि वे दोनों मिलकर एक बेहतरीन जीवन जी सकें। शीना उसकी भावनाओं को ठुकरा देती है, जिससे मैडी का दिल टूट जाता है। निराश मैडी अपने भाई ज़ियाओ के साथ छोटी नाव पर निकल पड़ता है। समुद्र में सफ़र के दौरान मैडी अपने भाई से कहता है कि उसने बचपन में गरीबी और संघर्ष देखे हैं और अब वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसे ऐसी ज़िंदगी दोबारा न जीनी पड़े। तभी उन्हें समुद्र में एक मरा हुआ पोलर बेयर, ध्रुवीय भालू, दिखाई देता है। यह नज़ारा उन्हें डराता है और वे सोचने लगते हैं कि शायद पृथ्वी के कई हिस्से जलमग्न हो चुके होंगे। हालांकि पोलर बेयर का मांस उनके लिए भोजन का इंतज़ाम करता है, जिससे वे इसे लेकर वापस गुफा में लौट आते हैं। जब वे मांस लेकर गुफा में पहुंचते हैं तो समूह के लोग इसे देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन रिक को यह पसंद नहीं आता कि मैडी ने उसके नियमों को तोड़ा है। वह सज़ा के तौर पर मैडी और ज़ियाओ को पूरी रात जगाकर काम करने पर मजबूर करता है और बाकी समूह को चेतावनी देता है कि अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उसे भी यही सज़ा मिलेगी। धीरे धीरे समूह के लोग रिक के तानाशाही रवैये से नाराज़ होने लगते हैं और महसूस करते हैं कि अब वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच प्रेसिडेंट जंग, जो इस स्थिति से टूट चुका है, अपनी बेटी की तस्वीर देखकर भावुक हो जाता है। उसे यह एहसास होता है कि अब पैसे का कोई मूल्य नहीं रहा, इसलिए वह अपनी पूरी नगदी समुद्र में फेंक देता है। इसी दौरान जंग और मैडी के बीच एक अप्रत्याशित दोस्ती पनपती है। जंग मैडी को समझाता है कि उन्हें इस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। गुफा में लौटकर जंग और मैडी बाकी लोगों को बताते हैं कि पृथ्वी शायद पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और हो सकता है कि वे इस धरती पर बचे हुए आखिरी इंसान हों। यह सुनकर रिक को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि जो लोग जंग की बातों पर विश्वास करते हैं वे उसकी गुफा छोड़ सकते हैं। इस तरह समूह 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक समूह जंग और मैडी के साथ होता है, जबकि दूसरा समूह शीना, प्रोफेसर और रिक के साथ रहता है। जंग का समूह सफ़र करते हुए एक टूटी हुई शिप तक पहुंचता है। शिप के अंदर उन्हें पेट्रोल, मछली पकड़ने के जाल, बैटरियां और कई अन्य संसाधन मिलते हैं। जंग इस शिप को अपना नया घर बनाने का फैसला करता है और समूह को एक नई व्यवस्था का प्रस्ताव देता है। अब से सभी सामानों की खरीद फरोख्त एक नई करेंसी से होगी, जिसे आताश के पत्तों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जंग के गुट को यह व्यवस्था ठीक लगती है, लेकिन रिक और उसके साथियों को यह पसंद नहीं आती। जंग की बढ़ती शक्ति और नियंत्रण से परेशान होकर रिक अपने लोगों के साथ शिप छोड़कर चला जाता है। इस बीच मैडी, जो अब भी घर लौटने के सपने देख रहा था,
जंग को याद दिलाता है कि उनका असली मकसद यहाँ रुकना नहीं बल्कि वापस लौटना है। लेकिन जंग अब अपनी असली मंशा जाहिर करता है। वह कहता है कि वह कभी नहीं जाने वाला और इस शिप को एक स्थायी ठिकाना बनाना चाहता है। मैडी और जियाओ जंग की इस बात से निराश होकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ उन्हें थोड़ी खोजबीन करने के बाद एक क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर मिलता है। वे हेलीकॉप्टर के अंदर अपना ठिकाना बना लेते हैं। हालांकि मैडी के लिए समय बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उसके पास अपने लॉटरी टिकट को कैश करवाने के लिए केवल 27 दिन बचे थे। वह हर दिन इस बात को लेकर बेचैन रहता है कि समय तेजी से निकल रहा है और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। इसी बीच देखते ही देखते 60 दिन बीत जाते हैं। मेडी और जियाओ की हालत खराब हो चुकी है। जब वे शिप पर लौटते हैं तो देखते हैं कि जंग ने पूरी व्यवस्था बदल दी है। अब लोग उसे लीडर मान चुके हैं। शिप के अंदर अताश के पत्तों का इस्तेमाल करेंसी के रूप में हो रहा है। रिक का गुट भी अब जंग के साथ शामिल हो चुका है, जिसमें शीना भी है। हर कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए इन पत्तों का इस्तेमाल कर रहा है। मेडी जंग से मछली पकड़ने का जाल उधार मांगता है, लेकिन जंग देने से मना कर देता है। इसके बजाय वह उसे धक्के देकर शिप से बाहर निकाल देता है। एक दिन समुद्र में अचानक से आसमान से मछलियां गिरने लगती हैं। सैकड़ों मछलियों को देखकर मेडी और जियाओ बेहद खुश हो जाते हैं। वे उन मछलियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें स्टोर कर लेते हैं। मेडी के दिमाग में एक योजना आती है। वो इन मछलियों को बेचकर सामान जुटाने और करेंसी हासिल करने का फैसला करता है। जियाओ भी इस योजना को सही मानता है। दोनों भाई रिक और जंग के गुटों के पास जाकर मछलियां बेचते हैं। मछलियों को लेकर दोनों गुटों में होड़ मच जाती है। इस तरह मेडी और जियाओ धीरे धीरे अपने व्यापार से मजबूत होने लगते हैं। मछलियों की बिक्री से हुए लाभ ने उन्हें शक्ति प्रदान की है और अब समूह में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगती है। मेडी सुझाव देता है कि उन्हें अब एक नए आइलैंड की खोज करनी चाहिए जहां इंसान हो और उनसे मदद मिल सके। लेकिन जंग इस विचार को सिरे से खारिज कर देता है। वह कहता है कि यह धरती का आखिरी हिस्सा हो सकता है और यहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं। इस दौरान मेडी और जियाओ ने अपनी बस को ठीक करने और उससे जुड़ी लाइट बनाने की योजना बनाई। वे पेट्रोल, बैटरियां और बाकी संसाधनों का उपयोग करके इस योजना को सफल बनाते हैं। लाइट जलाने से शिप पर रहने वाले लोग खुश हो जाते हैं और मेडी को अपना लीडर मानने लगते हैं। एक रात दोनों भाइयों को समुद्र से गुजरते एक शिप की आवाज़ सुनाई देती है। रिक यह देखकर बेहद खुश होता है और सभी को बताना चाहता है, लेकिन मेडी और जियाओ इस खबर को छिपाने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि यदि लोग शिप पर लौट गए तो वे दोबारा अपनी पुरानी गरीबी भरी जिंदगी में चले जाएंगे। मेडी और जियाओ शिप पर अफवाह फैलाने लगते हैं कि रिक पागल हो गया है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर यकीन करना बंद कर देते हैं और उसे बुरी तरह बुली करने लगते हैं। यह देखकर रिक का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसी बीच जियाओ प्रेसिडेंट जंग को उसकी बेटी की वीडियो डिलीट करने की धमकी देकर उसकी सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेता है। इसके बाद वह मेडी को बताता है कि उन्हें शिप के फ्यूल पाइप और इंजन को निकालकर वहां से निकल जाना चाहिए। यह प्लान सुनकर मेडी परेशान हो जाता है। वह जियाओ से कहता है कि यह योजना केवल स्वार्थ से प्रेरित है और इससे शिप पर रहने वाले बाकी लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन जियाओ को केवल अपनी चिंता है। एक दिन शीना और कुछ लोग मेडी को पकड़ लेते हैं और उसे शिप पर ले आते हैं। वहाँ शीना उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। हालांकि मेडी सबके बीच अपने अंदर का गुस्सा बाहर लाते हुए सच बोलने लगता है। वह स्वीकार करता है कि उसने झूठ कहा था कि रिक पागल है। वह कहता है कि रिक जो भी कह रहा था वह पूरी तरह सच था, लेकिन अब किसी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। शीना, जो पहले मेडी के करीब थी, अब खुद को ठगा महसूस करती है। उसे लगता है कि मेडी ने उसका इस्तेमाल किया है। जियाओ अब पूरी तरह से शक्ति के नशे में डूब चुका है। वह मेडी को बताता है कि अब उनके पास जंग की सारी संपत्ति है और उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उनकी यह बातचीत रिक सुन लेता है। मेडी उसे अपने प्लान में शामिल कर लेता है। उस रात वे सभी को शराब पिलाकर बेहोश कर देते हैं। रिक शिप की फ्यूल पाइप को खोल देता है और पूरे शिप में कंट्रोल फैला देता है। मेडी शीना को मशाल देकर कहता है कि वह शिप को जलाकर सब खत्म कर दे। जैसे ही शिप जलता है, जियाओ द्वारा ज़बरदस्ती करवाई गई सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स भी जल जाते हैं। यह देखकर जियाओ गुस्से से पागल हो जाता है। शिप के जलने पर लोग मेडी के खिलाफ हो जाते हैं। वे उसका पीछा करते हैं। भागते हुए मेडी एक पहाड़ से गिर जाता है।
वह समुद्र में गिरने से बच जाता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। सुबह वह किनारे पर जागता है और शीना को अपने पास पाता है। शीना उसे बताती है कि बाकी लोग शिप छोड़कर जा चुके हैं। वह कहती है कि वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। अगली बार जब कोई शिप यहाँ पर आएगा तो वे दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मेडी यह सुनकर हंसने लगता है और शीना भी मुस्कुराती है। शीना और मेडी अब अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाने का फैसला करते हैं। शिप के जलने और संघर्ष के बाद वे समझ जाते हैं कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ रिश्ते और एकता है। शिप के जलने और संघर्ष के बाद वे समझ जाते हैं कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ रिश्ते और एकता है। इस सुखद और प्रेरणादायक दृश्य के साथ कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।